कलेक्टिव नाउन में देखो दो ग्रुप बनता है, दो ग्रुप में बांट के इसे हम पढ़ सकते हैं। कलेक्टिव नाउन अगर मैं बात करूं तो मैंने कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन कैसे दी है, मैथमेटिकल टर्म में आप कलेक्टिव नाउन को ऐसे समझ सकते हो, एन यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एडिशनली एस या फिर ई एस और इसके अंदर जोड़ा नहीं जाता है। इस बात को खास करके आपको ध्यान रखनी है। ये एक प्रॉपर्टी आप याद रखोगे कि ये जो चीज़ है एस या ई एस, ये जोड़ा नहीं जाता है। मतलब जैसा ये शब्द होता है ये वैसा ही शब्द होता है। अगर अंत में यस लगा हुआ है तो यस लगा हुआ रहेगा, अगर नहीं लगा हुआ है तो नहीं लगा हुआ होगा। मतलब ये कलेक्टिव जो नाउन होता है एन ग्रेटर देन 1 होता है। लेकिन इनका जो यूज होता है, इनका यूज सिंगुलर भी होता है और इनका जो यूज होता है वो प्लूरल भी होता है। और ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कब सिंगुलर होता है और कब प्लूरल यूज केस होता है। इसमें एक चीज़ की चर्चा आपको अंडरस्टैंड करनी है। एक ग्रुप है जो मैं सबसे पहले आपके सामने डिस्कस करूंगा, फिर आगे डिटेल और डेप्थ में चलेंगे। जैसे आपके सामने कुछ शब्द हैं, कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, फॉग, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपुल, वर्मिन, इटेसे। अब इसमें खास करके एक चीज़ देखिएगा, अगर मैं कलेक्टिव नाउन का अगर चर्चा करूं तो कलेक्टिव नाउन को हम जो शब्द आपके सामने देखने को मिलेंगे उसको भी मैं दो कैटेगरी में बांट देता हूं। एक कैटेगरी ऐसी बांटता हूं जिसके अंत में एस या ई एस लगा हो। ये किससे इंड हो यस या ई एस से। दूसरा जो इंड होता है ये वो एस या ई एस के अलावा किसी अदर वर्ड से इंड होता है जिसके अंत में एस या ई एस नहीं होता है। तो ये वाली जो कैटेगरी है जो अंत हो रहा है एस या ई एस जिसके अंदर नहीं है, तो होता क्या है, ये वाली जो कैटेगरी होती है, ध्यान से देखिएगा, ये कैटेगरी 1, ये कैटेगरी 2 जिसके अंत में एस या ई एस नहीं है। अगर एस या ई एस नहीं है तो उस वक्त एक डाउट आपके मन में हमेशा आएगा, होगा क्या कि हम जानते हैं किसी भी शब्द के अंत में अगर एस या ई एस नहीं होता है तो हम इनको कैसे समझते हैं, इनको हम समझते हैं सिंगुलर। इनको हम कैसे समझते हैं, सिंगुलर समझते हैं। तो ये गलती होने के चांसेस बड़े हो जाते हैं। जैसे कैटल है, कैटल का मतलब क्या होता है, कैटल का मतलब होता है पशुओं का समूह। अगर आपके एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे लग के आ जाए कैटल्स, तो आपको कैसा लगेगा कि चलो कैटल सिंगुलर होता है, कैटल्स प्लूरल होता है। ये वाली कैटेगरी में खास करके एक बात ध्यान रखना होता है कि ये जो कैटल होता है ये अपने आप में n ग्रेटर देन 1 होता है और इनका जो यूज होता है ये हमेशा इनका यूज प्लूरल होता है, इनका सिंगुलर यूज होता ही नहीं है। अगर सिंगुलर यूज नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंत में एस या ई एस को जो जोड़ने का काम होता है वो जोड़ने का काम नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज है कि ये हमेशा अगर प्लूरल होते हैं तो इनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल करोगे वो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करोगे। ये बात आपको पता होना चाहिए। इस कैटेगरी में जब एस या ई एस नहीं होना चाहिए और नाउन किस तरीके का हो, नाउन हो कलेक्टिव नाउन, तो कैटल जो है ये आपका कलेक्टिव नाउन है। इसी तरीके से अगर मैं अगले शब्द की बात करूं, अगला शब्द है आपका कैवलरी। कैवलरी जो होता है वो होती है घुड़सवार सेना। क्या होती है, कैवलरी जो होती है ये आपकी घुड़सवार सेना होती है, घुड़सवार सेना। तो ये सेना का समूह है, घुड़सवार सेना का समूह, ये कलेक्टिव नाउन है। तो आइडियली क्या होगा, जब भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा आप कैवलरी के अंत में आई एस लगा के इसको प्लूरल बनाने की कोशिश करोगे या यस लगा के प्लूरल बनाने की कोशिश करोगे और वहीं से गलती होती है स्टार्ट। कैवलरी अपने आप में क्या है, कैवलरी अपने आप में प्लूरल है, इसका सिंगुलर यूज होता नहीं, इसका हमेशा जो यूज होता है वो प्लूरल यूज होता है। अगर प्लूरल यूज होता है तो इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल करोगे वो वर्ब किस तरीके का इस्तेमाल करोगे, वर्ब हमेशा इसके साथ आप प्लूरल इस्तेमाल करोगे। अब दो शब्दों के बाद आपको यह समझ में आएगा ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। सर कितने शब्द याद रखेंगे, कम से कम कुछ कलेक्टिव नाउन्स आपको याद रखने पड़ेंगे जो फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं बात करता हूं कुछ और शब्दों की। इन्फेंट्री, सबसे पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। यह पैदल सेना का समूह होता है। अगर पैदल सेना का समूह है तो इसका भी जो यूज केस है, वो यूज केस होगा प्लूरल। वर्ब भी इसके साथ कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। अगला जो टर्म है जो एग्जाम में अक्सर करके पूछा जाता है वो है फॉग। एक्चुअली आपको एग्जाम में इसको ऐसे देखने को मिलेगा, फॉक्स।
ये लोगों का समूह होता है। ये क्या होता है? लोगों का समूह होता है। कुछ लोग इसे स्पेशली इस्तेमाल करते हैं, लोगों का समूह। इसको एग्जेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है जब हम बोलते हैं फोक डांस, एक तरीके का नृत्य होता है जिसको नाम दिया जाता है फोक। लेकिन यहां पे जब हम फोक एज ए कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल करते हैं तो लोगों के समूह की बात करते हैं। ये विदेशों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है शब्द है। अगर हम बात करें अगले टर्म की, यह है पाउल्ट्री। पाउल्ट्री, आपको पता है ना, पाउल्ट्री फार्म खोलना है, पाउल्ट्री फार्म खोलना है, तो ये मुर्गी पालन से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनका कलेक्शन होता है। और इसका जो यूज केस होता है, इसका यूज केस हमेशा जो है ये प्लूरल होता है, इसको सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगला जो टर्म है वो टर्म है पीजेंट्री। अगर हम पीजेंट्री की बात करें तो ये आपकी जो होती है वो किसान वर्ग होती है। इसके अंदर जो किसान होते हैं, किसानों के समूह को हम पीजेंट्री बोलते हैं, अंग्रेजी में किसान वर्ग को बोलते हैं। ये हमेशा इसका जो यूज होता है वो होता है प्लूरल। अगर हम बात करें एक और टर्म इसी सीक्वेंस में आता है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या होता है? बच्चों का प्लूरल फॉर्म है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है और एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा चिल्ड्रंस। ये ऑलरेडी हम लोग इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहां पे लेने का मेन मतलब था कि आपका ध्यान इस पे जाए क्योंकि ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अगला जो शब्द है वो है जेंट्री। जेंट्री होती जो है ये लोगों, अगर मैं बात करूं ऐसे लोगों का समूह होता है जो होते हैं सज्जन लोग। क्या होते हैं? सज्जन वर्ग होता है ये सज्जन वर्ग। इसके अंदर सारे के सारे अच्छे लोग आते हैं। इसके बाद है पुलिस। पुलिस सबको पता है, और पुलिस एक ऐसा शब्द है जिसके अंत में एस या ईएस आप एक्चुअली इसका प्लूरल बनाने के लिए लगाते हो। पुलिस अपने आप में प्लूरल है, इसका हमेशा प्लूरल वर्जन में इस्तेमाल किया जाता है। और आपके एग्जामिनेशन में ना सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला शब्द यही है, पुलिस। ध्यान रखिएगा ये अपने आप में प्लूरल है। इसका सिंगुलर वर्जन बनता है, इसका सिंगुलर वर्जन बनता है, इसके साथ मैन जोड़ देते हैं। पुलिस मैन जब लिखते हो तो इसका जो यूज केस होता है वो यूज होता है सिंगुलर। कैसा यूज केस होता है? वो होता है सिंगुलर यूज केस। फिर अगर अगले शब्द की बात करें पीपल। पीपल आपका प्लूरल होता है, पीपल आपका प्लूरल होता है और इसके साथ एक और शब्द आता है। इसके साथ जो शब्द आता है वो होता है, वो आपका शब्द होता है पीपल के साथ पीपल्स। लेकिन जब हम पीपल्स लिखते हो तो इसका प्लूरल नहीं बनाते। पीपल का मतलब होता है लोगों का समूह और पीपल्स का मतलब होता है अलग अलग रेस के लोगों का समूह। अलग अलग रेस का मतलब ये हो गया, जैसे मैं बोलूं कि एक सर्टेन ग्रुप है लोगों का जिसके अंदर अफ्रीकन भी है, अमेरिकन भी है, इंडियन भी है, चाइनीज भी है। तो जब हमें यह मैसेज कन्वे करना होता है कि इंडियन, अफ्रीकन, चाइनीज इन लोगों का समूह है, तब हम पीपल्स इस्तेमाल करते हैं। जब हमें यह बताना होता है जनरल लोगों का समूह है तो हम पीपल का इस्तेमाल करते हैं। दोनों शब्द अपने आप में कलेक्टिव नाउन है और दोनों शब्द अपने आप में प्लूरल है। इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल इस्तेमाल करते हो। लेकिन मेक श्योर इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना है, जब आपको यह मैसेज कन्वे करना हो कि अलग अलग प्रजाति के लोग हैं तब आप पीपल्स का इस्तेमाल करोगे, और बहुत सारे लोग हैं तब आप पीपल का इस्तेमाल करोगे। अगला जो शब्द है वो शब्द है वर्मिन। वर्मिन जो होता है वो होता है नाशक। कुछ कीड़े मकोड़े इस ग्रुप के अंदर आते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े इस ग्रुप के अंदर आते हैं जो नुकसान करते हैं पेड़ पौधों को, जो फसलों को नुकसान करते हैं उनको वर्मिन बोलते हैं। ऐसे सारे कीड़े मकोड़ों के समूह को एक ग्रुप में डाला जाता है जिनको हम वर्मिन बोलते हैं। वर्मिन हम लोगों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जो नालायक टाइप के लोग होते हैं उनको भी वर्मिन बोल देते हैं। तो कुल मिला के ये उन लोगों का समूह है जो नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन है कलेक्टिव नाउन। इसका जो यूज है वो हमेशा जो रहता है वो प्लूरल रहता है। कैसा रहता है? वो हमेशा इनका जो यूज केस है वो प्लूरल रहता है। कम से कम में इतने सारे शब्द आपको पता होना चाहिए। ये कौन सी कैटेगरी है? ये कैटेगरी है ये वाली, ये कैटेगरी है ये वाली। इस कैटेगरी की चर्चा हम अभी करेंगे, इस कैटेगरी की चर्चा हम अभी करेंगे। इस कैटेगरी की चर्चा इसके पहले वाले रूल में हमने किया है, जिसमें हमने आपको बताया कि कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं जो एस या ईएस से एंड होते हैं। कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं जो एस या ईएस से एंड होते हैं और जिनका यूज केस हम हमेशा प्लूरल करते हो। क्या करते हो आप? इनका जो यूज केस है वो हमेशा प्लूरल करते हो। और कुछ इसी में आपको एक कैटेगरी मिलेगी, अभी मैं आगे चल के चर्चा करूंगा, जिनको सिंगुलर में भी इस्तेमाल करते हो, जिनमें को प्लूरल में भी इस्तेमाल करते हो। अच्छा, कलेक्टिव नाउन में एस या ईएस लगा हो या फिर एस या ईएस ना लगा हो, लेकिन कुल मिला जुला के आपको ऐसा समझना है कि अगर आपको यह पता चल जाए कि ये कलेक्टिव नाउन है तो आपको क्या काम करना है? आपको उसके साथ एस या ईएस नहीं जोड़ना है। तो आपको कुछ शब्दों का पता होना चाहिए जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं या जनरल लाइफ में कम से कम में इतने पता होना चाहिए। तो जितना मैं डिस्कशन कर रहा हूं उतना इनफ है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है।
इसमें कुछ ऐसे शब्द जो बार बार रिपीट होते हैं उन पे मैं फोकस करता हुआ चल रहा हूं, ताकि अगर सब कुछ भूल जाए तो वो वाला शब्द याद रहे। मैं इसमें भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हाईलाइट कर देता हूं, जिनको लेके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत पढ़ाए गए। जैसे कैटल सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है, कैटल बार बार रिपीट किया गया है। कैटल के अलावा जो दूसरा शब्द है वो पुलिस और पीपुल का इस्तेमाल किया गया है। कैवलरी, इन्फेंट्री, फॉक भी यूज किया गया है। पाउल्ट्री, पिजेंट्री, चिल्ड्रन भी बहुत ज्यादा यूज किया गया है। पाउल्ट्री और पिजेंट्री बहुत कम, एक आध बार आपके एग्जामिनेशन में यूज किया गया। तो जो इसमें शब्द हैं, इस शब्द में कैटल आपको याद होना चाहिए, पीपुल याद होना चाहिए, पुलिस याद होना चाहिए, चिल्ड्रन याद होना चाहिए, फॉक याद होना चाहिए। तो मैं नंबरिंग कर देता हूं ताकि आपको पता रहे कि कम से कम कौन से शब्द आपको परमानेंटली जुबान पे होना चाहिए। 1, 2 और 3, साथ में ये 4 और ये 5। ये 5 शब्द आपको हमेशा याद होना चाहिए, और 2-3 बार आप रिवाइज करोगे सारे के सारे शब्द याद हो जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चंस के प्रैक्टिस से भी आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाती है। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, द कैटल इन द मीडो वॉज टेरिफाइड टू हियर द रोर ऑफ ए लायन विच अपीयर टू बी वाइल्ड विथ एंगर। जब आपके एग्जामिनेशन में इतना बड़ा क्वेश्चन आता है तो एक प्रॉब्लम पता है क्या होती है? एक प्रॉब्लम ये होती है, आपके पास 5 से 7 सेकंड होता है। उसी 7 सेकंड में आपको जज करना होता है कि कौन से पार्ट में एरर है। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आपका जो ध्यान है वो कैटल पे पहुंच जाएगा। अगर 3-4 बार आपने रिवाइज किया है, प्रैक्टिस किया है, टेस्ट दिया हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कैटल एक ऐसा शब्द है जिस शब्द को देख के आपको एरर तलाशना होता है रुक के। कैटल जैसे ही आपने देखा, आपको ये तलाशना होता है कि SEIS तो नहीं लगा है, SEIS नहीं लगा है, सही है। इसके बाद आपको ढूंढना होता है वर्ब कैसा इस्तेमाल किया गया है। जरा आगे बढ़ते हुए आओगे तो आपको एक वर्ब दिखाई देगा, जो दिखाई देगा वॉज। तो आपको पता होना चाहिए ये प्लूरल होता है, तो वॉज का यूज केस सही नहीं है। जो सही यूज केस होगा वो होगा वर। तो इस तरीके से की पॉइंटर्स अगर आप याद रखोगे, प्रैक्टिस अच्छी करोगे, तो क्वेश्चन सारे करेक्ट कर ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, कैन नॉट यू सी दैट द कैटल, फिर से कैटल आया और कैटल के बाद बाजू में लगा हुआ एज, जो कि साफ साफ पता चल रहा है गलत है। ये की पॉइंटर के फॉर्म में ही आप करेक्ट करते हुए चले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ दोज कैटल्स आर, यहां पे आर का यूज केस तो सही है, लेकिन कैटल का कैटल्स बना दिया गया है, तो ये क्या इसका यूज केस है वो गलत है। जो चौथा क्वेश्चन है वो है, द इंटायर फॉक्स कैन बी सीन एंजॉयिंग द फेस्टिवल विद ग्रेट फर्वर। फर्वर का मतलब होता है उत्साह। अगर किसी को इसका मतलब पता ना हो तो उत्साह, ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, उत्साह। फॉक में जो है एस नहीं लगता है और एल साइलेंट रहता है, एल साइलेंट रहता है। फॉल्क नहीं पढ़ते, फॉक पढ़ते हैं, तो ध्यान रखना है आपको इस बात को। तो इस तरीके के आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। आपको खास करके ध्यान रखना है कि इन सारे शब्दों को अच्छे से मेमोराइज करके रखना है, और प्रैक्टिस के थ्रू बार बार कई सारे क्वेश्चन लगाने हैं, जिससे जो है आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेशंस में मिलेंगे, जिसपे आप इन पे गो थ्रू कर पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे। एरर होगा उसे बार बार देखोगे, रूल के थ्रू गुजरोगे, करेक्ट करते हुए चले जाओगे। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा रूल अच्छे से क्लियर हो पाया होगा। अब इसके बाद कलेक्टिव नाउन में हम अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं, और अगली कैटेगरी क्या है? ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर अभी बनाया है, ये वाला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ये हमेशा प्लूरल होता है, जिसके अंत में SEIS नहीं लगा होता है। लेकिन एक कैटेगरी इसमें और बनती है, जो होती है जैसे क्रू है, टीम है, जूरी है, क्राउड है, कमिटी है। जज यहां से रिमूव कर लीजिएगा इस कैटेगरी से। क्रू, टीम, जूरी, क्राउड और कमिटी, ध्यान से देखिएगा। एक तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, इसके अंदर आप SEIS नहीं जोड़ोगे। एक तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ समझ लो आप, कलेक्टिव नाउन के केस में इनका स्ट्रक्चर नहीं बदलते हो, क्योंकि n हमेशा इसमें ग्रेटर देन 1 होता है। ये फॉर्मूला आप याद कर लो कि n ग्रेटर देन 1 होता है, एक से ज्यादा इसके अंदर नंबर होते हैं। सो एरर कैसा आता है? देखो इसमें क्या होता है ना कि ये 2 सेंस में इस्तेमाल होते हैं। एक होता है इसका यूनाइटेड सेंस। यूनाइटेड सेंस होता है, कहने का मतलब है कि अगर मान लो इसके अंदर 5 मेंबर हैं या 10 मेंबर हैं या 50 मेंबर हैं, तो एक मेंबर जैसा सोच रहा है वैसा दूसरा भी, वैसे तीसरा भी, वैसे चौथा भी। तो ये यूनाइटेड सेंस में इस्तेमाल होते हैं। या फिर क्या होता है कि सारे के सारे बंदे अपने मतों में अलग होते हैं, मतलब ये डिवाइडेड सेंस में काम कर रहे होते हैं। तो 2 तरीके का सेंस इसके अंदर आता है, एक होता है यूनाइटेड, एक होता है डिवाइडेड। मैं एक एग्जांपल देता हूं पहले। जैसे मैंने बोला कि टीम गेम जीत गई, तो टीम जीतती है क्योंकि सब जीतते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि टीम, सारे के सारे टीम में लोग अपने कपड़े पहन लो, तो सब आदमी अपना अपना कपड़ा पहनेगा, तो उस वक्त यूनाइटेड नहीं है, एक ही कपड़ा सब नहीं पहनता है। जैसे मैं बोलूं कि लोग आ गए,
क्राउड आ गई तो क्राउड एक साथ आती है, मैंने बोला क्राउड बैठ जाओ तो क्राउड अपनी अपनी जगहों पे अपनी अपनी सीट पे बैठेंगे, तो सब अपनी अपनी पोजीशन लेंगे। तो क्राउड का आना यूनाइटेड सेंस है, क्राउड का बैठना डिवाइडेड सेंस है। जैसे मैंने बोलूं कि जूरी क्या होती है, जजेस का समूह होती है, कुछ लोगों का समूह होती है। तो अगर मैंने बोला जूरी ने डिसाइड किया कि इसको फांसी चढ़नी चाहिए, तो ऐसा हुआ कि जूरी ने एक मत बना के डिसीजन दिया। मैंने ये बोला कि भाई जूरी जो है डिवाइडेड है अपने ओपिनियन में कि इसको फांसी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो 2 लोग फेवर में है, 2 लोग फेवर में नहीं है, तो ऐसे में उनके बीच में डिवीजन है, उनका मत एक मत नहीं है। तो कुछ ये सर्टन ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आपको याद रखना है कि ये सारे के सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके यूनाइटेड सेंस होते हैं और डिवाइडेड सेंस होते हैं। इस कैटेगरी में आने वाले शब्दों को जब आप सेंटेंस के अंदर में पढ़ोगे ना, तो सेंटेंस पढ़ के ही पता चल जाएगा यहाँ यूनाइटेड सेंस है, यहाँ डिवाइडेड सेंस है। पहले तो मैं इनके मतलब बता देता हूँ। क्रू क्या होता है? क्रू होता है जैसे जो जहाज चलाई जाती है, जहाज में कई सारे लोग होते हैं जो मिलकर चलाते हैं, उनके पूरे समूह को क्रू बोलते हैं। टीम जो खेल खेलते हैं, चाहे क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो, सारे मेंबर्स को मिला के टीम बोलते हैं। इसी तरीके से जूरी बात करें तो जजों के समूह को बोलते हैं। क्राउड होती है, लोगों का समूह होती है। और कमेटी की अगर बात करें तो कमेटी में 10, 15, 20 मेंबर होते हैं, गठन किया जाता है कई सारे लोगों का, वो फाइनली कोई काम करती है तो कमेटी वो होती है। तो सब लोगों का समूह है। अब जैसे एग्जाम्पल है आपके सामने, ही ज्वाइंड द क्रूज ऑफ ए लार्ज फिशिंग बोट्स। अब इसमें देखो, एक तो पहला एरर क्या आया है, क्रू के साथ क्रूज लगा के आया हुआ है, जो कि गलत है। क्रू हमेशा क्रू रहेगा। द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। जैसे ही ये डिवाइडेड शब्द देखा, आपको सीधे सीधे पता ही चल गया कि भाई यही मैसेज कर रहा है कि जूरी अपने मतों में डिवीजन है। तब इस केस में इसका जो यूज होगा वो होगा प्लूरल सेंस में। और प्लूरल सेंस में यूज होगा तो जो आपको वर्ब इस्तेमाल करना पड़ेगा वो यहाँ वाज की जगह जो इस्तेमाल करना होगा वो वर इस्तेमाल करना होगा। जैसे लिखा है द जूरी हैज यूनानिमसली रीच्ड एट दिस वर्डिक्ट। जो जूरी है वो एकमत होके इस वर्डिक्ट पे पहुंची है। तो जब एकमत है तो जूरी यहाँ पे इसका जो यूज केस है वो सिंगुलर यूज केस है और हैव की जगह होना चाहिए वो हैज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो हैज होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं, एक और एग्जांपल लूं, यहाँ पे एक और एग्जांपल लूं आपको समझाने के लिए। टीम हैज या फिर हैव वॉन द मैच। टीम जो है मैच जीत गई। तो जब टीम जीतती है तो एक मत होके जीतती है, अलग अलग खिलाड़ी नहीं जीतता है। तो ऐसे में जो इसका यूज केस है वो हैज है। अगर मैं बोलूं टीम आर ट्राइंग दियर ड्रेस, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो टीम मेंबर हैं वो सब अपनी अपनी ड्रेस पहन रहे हैं। तो टीम यहां पे क्या है? यहां पे तो यूनाइटेड सेंस है, सिंगुलर यूज केस है। लेकिन अगर नीचे वाले एग्जांपल में हम देखें तो नीचे वाले एग्जांपल में यहां पे जो है वो प्लूरल सेंस है, क्योंकि सब अपना अपना पहनेंगे। तो यहां पे इज का यूज केस गलत होगा, आर का जो यूज केस है वो सही होगा। तो आपको इन शब्दों को याद करना पड़ेगा। और मैंने उतने ही शब्द लिए हैं जितने शब्द आपको याद रखने चाहिए। जैसे क्रू आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, टीम बहुत फ्रिक्वेंटली, और सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला जो शब्द है वो है जूरी। जूरी सबसे ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में इस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और अगली जो शब्द है जो बनाई जाती है वो कमेटी जो है ये बनाई जाती है। और इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको डायरेक्टली प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे और आपको उसको करेक्ट करना है। मैं यहाँ पे इस पे एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूं ताकि मैं चाहता हूं कि आप अपना ब्रेन क्वेश्चंस में इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर मैं इस पे भी अगर यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा तो क्या होगा कि जब आप एग्जाम्पल में जाओगे, प्रैक्टिस सेशन में जाओगे, तो वहां पे अपना ब्रेन ही ओपन नहीं करोगे। तो मैं चाहता हूं कि कुछ शब्द हम एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द शब्द आपको प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन में पहचानना होगा। पिछले 20-21 साल में जो भी क्वेश्चन बने हैं उन क्वेश्चन में आपको इन शब्दों को ढूंढना है और इनका सिंगुलर यूज केस और प्लूरल यूज केस खुद से चेक करना है, क्योंकि उसके भी सोल्यूशन हमने बना रखे हैं। अगर वहां पे आप गलत करोगे तो सोल्यूशन में आपको पता चल जाएगा कि कमेटी का यूज केस वहां सिंगुलर है या प्लूरल है, हमारे लेक्चर्स के थ्रू। इसके बाद ये चर्चा मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा, एक और कैटेगरी का डिस्कशन करूंगा। इस कैटेगरी में जो हम बात कर रहे हैं, इस कैटेगरी में ध्यान से देखिएगा। इस कैटेगरी में हमने लिया है जिसके अंत में एस या एस आता है और जिसके अंत में एस या एस नहीं आता है। जैसे डियर, शिप, ऑफस्प्रिंग, सीरीज, स्पीसीज, फिश, एयरक्राफ्ट और काउंसिल लिया है। कुछ के अंत में ध्यान से देखिएगा एस आ रहा है और कुछ के अंत में नहीं आ रहा है। ये एक ऐसी कैटेगरी है जो अपने आप में
अपना स्ट्रक्चर बदलती नहीं, क्योंकि SEIS लगाते हैं ना, इनका स्ट्रक्चर नहीं बदलता है। ये ऐसी कैटेगरी है, इनको आप मर्जी आए तो एक के सेंस में इस्तेमाल कर लो, आपको मर्जी आए तो ग्रेटर देन 1 के सेंस में इस्तेमाल कर लो। ये कैसे सेंटेंस के अंदर पता चलेगा? सेंटेंस के अंदर अगर इज लगा है तो भी सेंटेंस करेक्ट होता है, सेंटेंस के अंदर अगर आर लगा हुआ है तो भी सेंटेंस करेक्ट होता है, सेंटेंस के अंदर अगर आपको हैज देखने को मिले, सेंटेंस के अंदर अगर आपको हैज देखने को मिले तो भी करेक्ट होता है, सेंटेंस के अंदर आपको अगर हैव देखने को मिले तो भी करेक्ट होता है। तो जब ये दोनों स्थितियों में करेक्ट होता है तो याद क्या रखना है सर? फिर तो एरर ही नहीं होगा। यस, ये सारे के सारे शब्द आपको कैटेगरी खास करके ध्यान रखनी है कि आप कंफ्यूज ना हो। इसके अंदर जो आपको एरर मिलेगा वो ये मिलेगा, आपको ऑफ स्प्रिंग को आपको ऑफ स्प्रिंग्स लगा के दे देगा, डियर को डियर्स लगा के दे देगा, सिप को सिप्स लगा के दे देगा। तो आपको ये शब्द इसलिए याद रखने पड़ते हैं कि इनसे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि इनके साथ एस या ईएस लगा के दिया जाता है। अब इसके अंत में एस या ईएस है तो इस केस में और एक एस या ईएस आप नहीं लगाओगे, सीरीजेस नहीं लगाते। सीरीज होता है, चाहे एक हो चाहे 2 सीरीज हो चाहे 4 सीरीज हो, सीरीज लिखते हो। स्पीसीज होता है, इसके आगे ईएस और नहीं जोड़ते हो। फिश के केस में आपको ध्यान रखना होता है, फिश के केस में फिशेज एक शब्द आता है और ये करेक्ट होता है। फिश और फिशेज में वही डिफरेंस है जो पीपल और पीपल्स में है। फिश का मतलब हो गया मछलियों का समूह, 10, 15, 20, 50, 100, 1000 मछलियों का समूह। लेकिन जब हम फिशेज बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मान लो रोहू एक मछली होती है, रोहू एक मछली होती है, मांगूर एक मछली होती है। तो अब मांगूर भी है, सिधरी भी है, जो गांव वाले लोग हैं वो समझ रहे होंगे इन शब्दों को लेके। अगर आप गांव में रहने वाले लोग नहीं हो तो आप ऐसे समझ लो कि कई प्रजाति की मछलियां पाई जाती है। तो जब हम प्रजाति का या डिफरेंट रेसेस का, जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे वो ऐसे समझे कि अगर हम डिफरेंट रेस की बात करें, अलग अलग रेस वाली मछलियों का अगर समूह हो तो हम जो है फिशेज इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें काउंसिल, एयरक्राफ्ट में आप हमेशा ये देखोगे कि एयरक्राफ्ट लिख के आएगा। काउंसिल अगर बात करें तो काउंसिल जो है ये सलाहकार होते हैं, तो काउंसिल के अंदर काउंसिल्स लिख के आएगा, जो कि गलत होता है। इन शब्दों को खास करके आपको याद रखना है कि इसमें जो एरर आता है, इसमें यही वाला एरर आता है कि इसके साथ एस या एस लगा के दिया जाता है, जो कि पूरी तरीके से गलत होता है। अच्छा, इस पर मैंने ज्यादातर क्वेश्चन लिया है आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको मैं वॉक थ्रू करा सकूं सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे लिखा ए डियर लिखा है तो भी ठीक है। ए डियर मेक्स ट्रैक्स इन द स्नो। अब वहां पे ध्यान से देखिए, डियर के साथ मेक्स इस्तेमाल किया है। यहां पे पता चल रहा है ए लिखा हुआ है, एक 1 को रिप्रेजेंट करता है। और अगर बात करें तो ये भाई सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल हुआ है, ये भी सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल हुआ है, तो सेंटेंस पूरी तरीके से करेक्ट है। वी स्टिल हैव लॉट्स ऑफ डियर, वेरी लिटिल वाटर एंड नॉट मेनी ओपन स्पेसेस। वी स्टिल हैव लॉट्स ऑफ डियर्स। अब हमारे पास बहुत सारी डियर है, यह भी अपने आप में करेक्ट है, यहां पे डियर्स लगाने की जरूरत नहीं है। शिप वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, सेंटेंस सही है। अगर शिप वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड्स अगर लिख देता मैं यहां पे, अगर वॉज लिख देता तो भी सेंटेंस करेक्ट हो जाता। लेकिन अगर मैं शिप्स लिख देता कि शिप्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, सेंटेंस गलत हो जाता। तो शिप का शिप्स नहीं होता, शिप ही रहता है। ही सीज इट एज हिज ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ द लॉस्ट शिप ऑफ द वर्ल्ड। अब यहां पे देखो सेंटेंस करेक्ट है। इन चीजों में खास करके आपको ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में ऐसे ही आएगा, ऐसे एस लगा के आता है। हाउ मेनी ऑफ स्प्रिंग डज ए कैट यूजुअली हैव। हाउ मेनी ऑफ स्प्रिंग डज ए कैट यूजुअली हैव। एक कैट के पास कितनी ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो हैव हुआ है यूज केस, फिर भी सही है। प्रिंस इज हियर ऑन, प्रिंस इज हर ओनली ऑफ स्प्रिंग। अब यहां पे जो प्रिंस है उसका अकेला जो है ऑफ स्प्रिंग है, अकेला बच्चा है। अब यहां पे देखिए इज लगा है तो सही है, हैव लगा है तो भी सेंटेंस सही है। द एयरक्राफ्ट वॉज फ्लोन बाई ए यंग अमेरिकन पायलट। एयरक्राफ्ट के साथ देखो वॉज इस्तेमाल हुआ है। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 6700 कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहां पे देखो एक गलती इस सेंटेंस में हो सकती है, अगर आपको अगर कंफ्यूज कराया जाए तो 67,000 कॉमर्शियल अगर मैं लिख दूं एयरक्राफ्ट्स, 67,000 कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट्स अगर मैं लिख दूं, अगर आप पढ़ के नहीं गए होगे ना तो सेंटेंस को यहां पे एरर नहीं बना पाओगे, आपको लगेगा सब कुछ ठीक है अगर ये एयरक्राफ्ट लिख के आ गया तो। एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट लिखते हैं, एयरक्राफ्ट नहीं लिखते हैं। हमेशा एयरक्राफ्ट सिंगुलर यूज करना है तो भी, चाहे एक एयरक्राफ्ट की बात करेंगे तो भी एयरक्राफ्ट लिखेंगे, 67,000 एयरक्राफ्ट की बात करेंगे तो भी एयरक्राफ्ट ही लिखेंगे।
इसके बाद अगला एग्जांपल देखो, लेटर आई वॉज टोल्ड दैट इन क्रिमिनल ट्रायल्स काउंसिल आर नॉट परमिटेड टू टेक टू देयर विटनेसेस ड्यूरिंग एडजर्नमेंट्स। अब इसमें ध्यान से देखिएगा कि काउंसिल है, काउंसिल का यूज के समझना ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। लेटर आई वॉज टोल्ड दैट, बाद में मुझे बताया गया, दैट इन क्रिमिनल ट्रायल्स, क्रिमिनल ट्रायल्स में काउंसिल जो होते हैं आर नॉट परमिटेड, इनको परमिट नहीं किया जाता है टू टॉक टू देयर विटनेसेस, अपने विटनेसेस से बात करने के लिए ड्यूरिंग एडजर्नमेंट। अब यहां पे देखिए कि देयर विटनेसेस लिखा हुआ है, तो जो काउंसिल होता है, हर विटनेस का जो सलाहकार होता है वो अलग अलग होता है, तो इसका ये मतलब है कि ये प्लूरल सेंस में आया है, इसी वजह से जो वर्ब है यहां पे वो प्लूरल दिया हुआ है। अब कई बार क्या होता है, इसमें गलती होती है, काउंसिल को हम सिंगुलर समझ लेते हैं क्योंकि इसके अंत में SEIS नहीं है, आर लगा हुआ है, और फिर गलती कर देते हैं। तो काउंसिल का यूज के सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। अब यहां पे पता कैसे चल रहा है ये प्लूरल है, यहां से पता चल रहा है देयर विटनेसेस की बात हो रही है। सबके अलग अलग काउंसिल्स होते हैं, सबके अलग अलग सलाहकार होते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, सी एक्ट्स एज टैक्स काउंसिल फॉर द नेशनल एसोसिएशन ऑफ रिलेटर्स। अब सी एक्ट्स लिखा है, वो अकेली है जो एक्ट कर रही है, किस तरह, टैक्स काउंसिल की तरह। तो यहां पे जो इसका यूज केस है वो यूज केस है सिंगुलर। अगला है सी हैज ओनली 2 इशूज वाइल हर सिस्टर्स हैज 4 ऑफस्प्रिंग। अच्छा, इस कैटेगरी में एक और ध्यान रखिएगा, एक ये शब्द है इशू। सी हैज ओनली 2 इशू, जो इशू होता है वो बच्चों को बोलते हैं, जो इशू होता है वो बच्चों को बोलते हैं, ऑफ स्प्रिंग और इशू दोनों बच्चों के लिए आता है। तो सी हैज ओनली 2 इशूज। अब चाहे 1 इशू हो, चाहे 2 इशू हो, चाहे 3 इशू हो, इशू को इशू लिखते हैं, इशूज नहीं लिखते हैं, तो इसके साथ में जो एस लगा हुआ है वो गलत है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो इशू उस टाइम पे मतलब ऐसा सब था जो आपके एग्जाम में आ गया था, और ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला वर्ड नहीं है। तो ये आपके लिए नहीं था तो किसी के लिए भी नहीं था, सबके लिए नया था, सबका ही ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा, किसी ने इसको करेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि इसके पहले 2 लगा हुआ और किसी को ये पता ही नहीं रहा होगा तो गलत कर देगा। जो CBSE बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि बचपन से उन्होंने सब कुछ इंग्लिश में पढ़ रखा होता है, तो तकरीबन 10% 15% बच्चों को पता रहता है ये। लेकिन अगर जल्दबाजी में अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो गलती होने के उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर कोई नया बहुत फैंसी सा शब्द आपके सामने एग्जाम में आ जाएगा तो सबसे वो गलती होगा, तो उसके लिए आपको डरना नहीं है, क्योंकि जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, जो लोग पढ़ के जाते हैं वो इतने ही पढ़ के जाते हैं, जितना आप पढ़ रहे हो उतना भी लोग नहीं पढ़ के जाते, उसका 30% कंप्लीट करके एग्जामिनेशन में नहीं बैठते हैं। अगला क्वेश्चन है, ही बॉट ए फिश स्टरडे। अब यहां पे देखना कि वो एक फिश कल खरीद के लेके आई। देयर आर 10 फिश इन दिस पाउंड। अब यहां पे अगर मैं लिख दूं 10 फिशेज इन दिस पाउंड, आपको लगेगा सही है? नहीं, फिश ही होता है। अब इसमें जब हम बात कर रहे हैं कि इस तालाब में 10 मछलियां हैं, तो 10 मछलियां मतलब प्रजाति की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे अगला एग्जांपल देखिए, देयर आर मेनी फिशेज इन द रिवर। रिवर में बहुत तरीके की फिशेज है, मतलब अलग अलग प्रजाति की फिशेज है। ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि यहां पे हम प्रजाति का डिस्कशन कर रहे हैं, यहां पे हम जनरल 10 फिश की बात कर रहे हैं। तो जब हमको प्रजाति का डिस्कशन करना होता है तो हम फिशेज इस्तेमाल करते हैं, जब हमें जनरल फिश का इस्तेमाल करना होता है तो हम फिश इस्तेमाल करते हैं। चाहे 1 फिश की बात करें, चाहे 10 फिश की बात करें, फिश ही रहता है। तो ध्यान रखना है कि आपको सेंटेंस के अंदर ये पहचानना है कि प्रजाति का डिस्कशन तो नहीं हो रहा है। प्रजाति का डिस्कशन होगा तो फिशेस लिखोगे, और अगर प्रजाति का डिस्कशन नहीं होगा तो आप फिश लिखोगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा जंप करके अब कलेक्टिव नाउन्स से आगे चलेंगे, मतलब काउंटेबल छोड़ के अब अनकाउंटेबल की तरफ चलेंगे। जैसे ही हम अनकाउंटेबल की तरफ चलते हैं तो हमारे पास 2 नाउन की कैटेगरी याद आती है। अगर आप शुरू से अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि जो ये वाला स्ट्रक्चर है अनकाउंटेबल वाला, उसमें एक मटेरियल नाउन आता है और एक आता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन पहचानना बहुत आसान होता है, किसी भी मेटल का नाम, किसी भी मटेरियल का नाम बहुत आसानी से पता चल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिनको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ मटेरियल नाउन भी ऐसे होते हैं जिनको पहचानना मुश्किल हो पाता है, क्योंकि मटेरियल जो होते हैं वो तौल पाते हैं, हम नंबर्स में उन्हें पहचान नहीं पाते पर क्वांटिटी जान पाते हैं। तो कई बार लोगों को लगता है यार कि नहीं, मतलब हमें पता चल जाता है। जैसे मैं बोलूँ वाटर है तो वाटर, थोड़ा वाटर है, ज़्यादा वाटर है तो ज़्यादा वाटर मतलब प्लूरल फॉर्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मटेरियल को आपको हमेशा सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल करना होता है, और क्योंकि इनमें हम नंबर नहीं बता सकते, इसमें हम क्वांटिटी बना सकते हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल तब बनाया जाता है जब हमें नंबर का सेंस देना हो। क्वांटिटी का सेंस देना होता है तो हम नंबर में बात नहीं करते हैं। तो इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है अनकाउंटेबल नाउन की, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? ये हमेशा सिंगुलर होते हैं।
अब इसके अंदर n इक्वल टू 1 है या n इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है, ये दोनों सिचुएशन बताई नहीं जा सकती, क्योंकि इनको हम नंबर्स में कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। तो ना हमें ये पता चलता है n इक्वल टू 1 है, ना पता चलता है n ग्रेटर देन 1 है। तो हम इनको जो लेते हैं, इनको हम ट्रीट करते हैं हमेशा सिंगुलर की कैटेगरी में। ये हमारा जो है वो है स्ट्रक्चर, जो इसमें आपको ध्यान रखना होता है। अब जब ये चीज आती है तो होगा क्या, ऐसे बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं, तो इनके भी प्लूरल बनाए जाएंगे, SEIS लगा दिया जाएगा। कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिसमें SEIS नहीं लगा होगा, फिर उसके अंत में SEIS लगा दिया जाएगा। SEIS लगा के इनका प्लूरल बना दिया जाएगा, वहीं पे गड़बड़ हो जाता है। तो SEIS लगा के इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। मैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके सामने रखता हूं और इन पे बेस्ड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, थोड़ा बहुत नहीं, मतलब इतना ज़्यादा पूछा जाता है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कितना। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो आपके अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी से बनता है। अच्छा, मैं कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ, कुछ तो आपको यही सीखना है, कुछ चलते हुए आने वाले चैप्टर्स में सीखोगे। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन हैं, इसका ये मतलब है, सबसे पहला जो पॉइंट है जो याद रखना है आपको, इनको आप कैसे इस्तेमाल करोगे, इनको आप सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल करोगे। इनको आप सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल करोगे, मतलब जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। दूसरी बात, अगर मैं चर्चे में करूं, अगर इनको नंबर्स में नहीं बताया जा सकता है तो नंबर बताने वाले जो शब्द होता है, नंबर बताने वाले शब्द इनके पहले नहीं लगाए जाते हैं। नंबर बताने वाले जो वर्ड हैं इनके पहले नहीं लगाए जाते हैं। इनके पहले जो लगाए जाते हैं वो क्वांटिटी बताने वाले शब्द लगाए जाते हैं, क्वांटिटी बताने वाले शब्द लगाए जाते हैं। इस बात की चर्चा जो हम करेंगे वो चर्चा हम करेंगे आर्टिकल और एग्जेक्टिव के चैप्टर में थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि अगर नंबर नहीं बताया जाता है तो नंबर वाले जितने भी, नंबर बताने वाले जितने भी शब्द आते हैं वो इनके पहले नहीं लगाए जाते हैं। जैसे आप आर्टिकल पढ़ोगे तो आर्टिकल में ए और एन का इस्तेमाल होता है, आर्टिकल में ए और एन का इस्तेमाल होता है नंबर बताने के लिए। क्या मैसेज करने के लिए? ये मैसेज करता है आपका एक, ये एक के सेंस में इस्तेमाल होते हैं। तो भले इनको सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल करते हो, लेकिन ए और एन का इनके पहले इस्तेमाल नहीं करते हो, क्योंकि इनका हम नंबर बता नहीं सकते। नंबर बता नहीं सकते तो ए एन का इनके पहले यूज केस गलत होता है। दूसरा चीज यह है कि जब आप एग्जेक्टिव के चैप्टर में पहुंचोगे तो एग्जेक्टिव के चैप्टर में देखोगे नंबर बताने के लिए हम फ्यू और मेनी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, इनके लिए जो इस्तेमाल करेंगे वो लिटिल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। इसकी जो चर्चा है, इसकी जो डिटेल चर्चा है, वो चर्चा हम एग्जेक्टिव के चैप्टर में और आर्टिकल के चैप्टर में डिटेल में करेंगे। लेकिन आपको एक रफ नॉलेज होना चाहिए कि भाई ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते और इन शब्द के साथ फ्यू और मेनी या नंबर बताने वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे जैसे आप लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ते चले जाओगे, ये सारी की सारी बातें और आगे आपके साथ पाइपलाइन में बिल्ड होती चली जाएगी और फाइनली आप सब कुछ सीख पाओगे। पहले हम वो सारे के सारे जनरल शब्द जान लेते हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स जान लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है। जैसे मैं बात करूं, पहला शब्द है अनकाउंटेबल नाउन में सीनरी। सीनरी का मतलब होता है दृश्य, और आपके एग्जाम में ये कम से कम कुछ नहीं 40 से 50 बार रिपीट हुआ होगा सीनरी। और ये आता कैसे है? सीनरी का जो आपके एग्जामिनेशन में बनाया जाता है वो बनाया जाता है सीनरीज। सीनरीज बनाना गलत है, क्योंकि सीनरी का जो मतलब होता है ये होता है दृश्य, और दृश्य जो होता है वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगला जो शब्द है वो शब्द है आपका, वो है पोएट्री, और ये भी एग्जाम में पोएट्रीज की तरह आता है। ध्यान रखिएगा कि इसको मर्ज मत कीजिएगा फोटो के साथ, क्योंकि फोटो का फोटोज बनाया जाता है ईएस लगा के, और ये स्ट्रक्चर गलत होता है, और फोटो का होता है फोटोज। तो ये इसके साथ कई बार मर्ज हो जाता है। पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन है, पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह अगला शब्द है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी में, अगर बात करें तो फर्नीचर और लगेज, दो ऐसे शब्द हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, हर साल किसी ना किसी के सेट में रखे जाते हैं। तो फर्नीचर का आपके एग्जाम में फर्नीचर्स बना के आता है, तो ध्यान रखिएगा कि फर्नीचर ऐसे लगता है ना, मन के अंदर आता है सर फर्नीचर की बात कर रहे हैं, टेबल कुर्सी मेज सब तो गिन सकते हैं, नहीं, उनको कंबाइंड रूप में जो है हम फर्नीचर बोलते हैं, और फर्नीचर हम गिन नहीं सकते हैं। आपको इसको रटना पड़ेगा, अगर आपके सेंस में घुस नहीं पाता है तो आपको ऐसे समझना है कि फर्नीचर अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है, इसको हम गिन नहीं सकते और फर्नीचर का हम फर्नीचर्स नहीं बनाते हैं। अगर हम बात करें एडवाइस की, तो एडवाइस में एक कंफ्यूजन पता है क्या होता है? एक तो आता है एडवाइसेस लिख के, जो कि गलत होता है। दूसरा, इसकी स्पेलिंग को लेके एक प्रॉब्लम आती है, एक होता है वर्ब, एक होता है नाउन। तो जिसकी स्पेलिंग में एस आता है वो होता है आपका वर्ब, और जिसकी स्पेलिंग में सी आता है, जिसकी स्पेलिंग में आपका सी आता है
वो होता है आपका नाउन। ये बात आपको खास करके ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इन्फॉर्मेशन, जैसे लगता है ना कि आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी तो हम इन्फॉर्मेशन लिख देते। इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन, अरे इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन एक इन्फॉर्मेशन दिया, दो इन्फॉर्मेशन, तीन इन्फॉर्मेशन दिया, ऐसा नहीं होता। इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, इसको गिन नहीं सकते, तो हम इसके साथ इन्फॉर्मेशन नहीं बनाते, ये गलत हो जाएगा। इसका जो यूज केस होता है वो सिंगुलर होता है। जैसे हेयर, लगता है ना कि बाल है तो गिन सकते हैं निकाल के। बचपन याद है ना, जब हम लोग खेलते रहते थे, होते थे कि गिन के दिखाओ, तो तारे गिन के दिखाओ, बाल गिन के दिखाओ, छोटा सा टुकड़ा काट के दे, गिन गिन गिन, तू गिन भाई, तू गिन भाई, ये वाला चलता था ना। ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। जबकि अगर मैं बात करूं स्टार की, वो भी आप गिन नहीं सकते हो, लेकिन वो काउंटेबल नाउन होता है। बालों को हम अनकाउंटेबल की स्थिति में डालते हैं, लेकिन स्टार को जो है वो काउंटेबल की स्थिति में डालते हैं। इतना बात ध्यान रखिएगा, नहीं आपको लगेगा बाल नहीं गिन सकते, तारे भी नहीं गिन सकते। जो स्टार होता है वो काउंटेबल की कैटेगरी में आता है, हेयर जो होता है वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसके बाद जो बिजनेस होता है ना, कई बार बिजनेसेस लिख के आता है, ये गलत होता है, बिजनेस अनकाउंटेबल है। मिसचीफ, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला शब्द है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला शब्द है मिसचीफ। मिसचीफ की अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जाम में हमेशा ये मिसचीफ करके आएगा, और ये जो कंफ्यूज करता है वो कंफ्यूज करता है, आपको याद होगा मैंने ब्रीफ आपको पढ़ाया था, ब्रीफ और बिलीव। ब्रीफ का ब्रीफ, बिलीव का बिलीफ बनाते हैं, पर मिसचीफ का मिसचीफ नहीं बनाते, आपको याद आया? तो इस चीज को आपको खास करके आपको ध्यान रखना है कि मिसचीफ का मिसचीफ, मिसचीफ का मतलब होता है शरारती। इसके बाद अगला है ब्रेड। ब्रेड अपने आप में कहोगे सर हमारे घर में ब्रेड आता है, हम काउंट कर सकते हैं? नहीं यार, काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। स्टेशनरी को आप काउंट नहीं कर सकते हो। स्टेशनरी वो जगह होती है जहां से आप बुक, पुस्तक और बाकी सारी चीजें खरीदते हो, ये शॉप होती है। क्रॉकरी, क्रॉकरी एक वो चीज होती है, जब आप शादी पार्टी में जाते हो तो आपने सुना है लोग पूछते हैं कि क्रॉकरी कितनी क्रॉकरी है, तो वो जो टूल्स होते हैं जो खाना बनाने वालों के पास और सारी चीजें होती हैं उनको हम क्रॉकरी बोलते हैं, कंबाइंड फॉर्म में। या अनकाउंटेबल नाउन है। बोलोगे सर बर्तन, बर्तन ये वो ऐसे ही है जैसे फर्नीचर है, वैसे क्रॉकरी है, दोनों अनकाउंटेबल है। इसके बाद अगला जो शब्द है वो है मनी। मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। लेकिन कई बार आप इस्तेमाल करते हो मनीज, मनीज का इस्तेमाल तब करते हो जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो। मैं ये वाला जो यूज केस है स्पेशली जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं अभी के लिए इसे छोड़ रहा हूं, अदरवाइज थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। आप इसको स्टार मार्क कर लो, इसको मैं अलग से एक्सप्लेन करता हूं मनी और मनीज को लेके, कि कब मनी इस्तेमाल करते हैं, कब मनीज इस्तेमाल करते हैं। तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं अभी समझाता हूँ। उसके बाद बात करते हैं हम लगेज, बैगेज। लगेज और बैगेज दोनों सेम सेंस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। लगेज का आपके एग्जाम में लगेजेज करके आता है, बैगेज का बैगेजेज करके आता है। आपको ध्यान रखना है कि लगेज का लगेजेज नहीं बनाना है, बैगेज का बैगेजेज नहीं बनाना है। ये सब बहुत, मतलब जितने शब्द दिए गए ना बहुत फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पोस्टेज, वेस्टेज, परसेंटेज, ये तीनों एक टोन में आप याद रख सकते हो, ये तीनों अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। इसके साथ यस या ईएस का इस्तेमाल नहीं होता है, और ये हमेशा सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल होते हैं। नॉलेज, नॉलेज आप गिन नहीं सकते हो, नॉलेज अनकाउंटेबल है। वर्क, वर्क कैसे आप गिन सकते हो? वर्क गिन नहीं सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं ज्वेलरी, बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ज्वेलरी का ज्वेलरीज बना के आता है, इसके साथ आईएस लगा के बना के आता है, तो आपको ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं बनाना होता है। इसी तरीके से मैं बात करूं ब्रेकेज, इक्विपमेंट, एविडेंस। इक्विपमेंट्स ये इतनी बार आपके एग्जाम में इक्विपमेंट्स की तरह पूछा गया, जैसे लगता है कि इक्विपमेंट्स हम गिन सकते हैं। ना, इक्विपमेंट्स हम गिन नहीं सकते हैं, ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बाद करें हम एविडेंस, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक। एविडेंस एविडेंसेस की तरह आता है, डर्ट डर्ट्स की तरह आता है, डस्ट डस्ट्स की तरह आता है, ट्रैफिक ट्रैफिक्स की तरह आता है। और देखो, अगर आपको ये बात पता नहीं होगा ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है, सब गड़बड़ करोगे। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटीज करके आता है। म्यूजिक्स करके आता है, म्यूजिक अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। कॉन्फेक्शनरीज करके आता है, आईएस लिख के आता है, ये आपका आईएस लिख के आता है, जो कि गलत होता है। सब सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल होते हैं, किसी में ऐसे आईएस नहीं लगाया जाता है। अगर मैं बात करूं पोएट्री की, अगर मैं बात करूं पोएट्रीज की तरह आएगा, ऊपर भी लिखा हुआ है, दोबारा यहाँ पे आ गया है, सॉरी ये पॉटरी है, पोएट्रीज नहीं है, ये पॉटरी है। पॉटरी, बेकरी, बिहेवियर, वर्ड, फ्यूल, कॉस्ट, न्यूज और इनिंग्स। अब अगर जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे ना, ये कॉस्ट जो शब्द है इतना पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इतना पूछा जाता है, वो कॉस्ट की तरह आता है। न्यूज जो होता है ये इसके साथ एस लगा हुआ होता है, इनिंग्स के साथ एस लगा हुआ होता है, तो इसमें क्या होता है कि इनके साथ प्लूरल वर्ब देखने को आपको मिल जाएगा। जिसके अंत में एस होता है और अगर वो सिंगुलर होते हैं ना, तो सबसे जो बड़ी गलती रखी जाती है आपके एग्जामिनेशन में, वो रखी जाती है कि
उनके साथ प्लूरल वर्ब दे दिया जाता है। तो ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अच्छा, अगर इनमें से किन्हीं शब्दों का अगर मतलब आपको नहीं पता है तो सिंपली आप गूगल पे रख के उनका हिंदी मीनिंग टाइप करके पता कर सकते हो इनकी क्या मीनिंग। वो बहुत ईजी काम है, वो इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। कोर चीज जो आपको समझना है इस लेक्चर के दौरान वो ये लेक्चर समझना है कि सारे के सारे कैसे अनकाउंटेबल, और अगर ये अनकाउंटेबल हैं तो सारे के सारे सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल होंगे। कई बार क्या होता है कि इनको अलग से सिंगुलर सेंस देना होता है। अगर अलग से सिंगुलर सेंस देना है तो इन सब का कुछ वर्ड्स लगा के इनका सिंगुलर प्लूरल सेंस बनाया जा सकता है। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए। रोहित शर्मा स्कोर्ड 264 रन्स इन एन इनिंग। अब देखो इन एन इनिंग, इसमें गड़बड़ क्या किया गया, इसका एस हटा दिया गया। इनिंग्स होता है, चाहे एक इनिंग की बात करें चाहे 2 इनिंग की बात करें, इनिंग हमेशा इनिंग्स होता है। फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग 2 ही इनिंग होता है, लेकिन हम बोल देते हैं फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग, लेकिन वो स्पेलिंग में इनिंग्स होता है। राम लाइक द पोएट्रीज ऑफ ब्रायन, पोएट्रीज नहीं होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, पोएट्री ही रहेगा। अगला देखिए, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस। पोर्टर का मतलब होता है कूली एक तरीके से, ठीक है। लगेजेस लिखा हुआ है, कीवर्ड अगर आपको याद है तो आप लगेज इसको करेक्ट कर लोगे। द सीनरीज आपका मेरी इज वेरी चार्मिंग, कन्याकुमारी है। द सीनरीज आप कन्याकुमारी इज वेरी चार्मिंग। जो कन्याकुमारी का जो सीनरीज है, तो सीनरीज नहीं होता है, सीनरी होता है। सीनरी का मतलब दृश्य, कन्याकुमारी का जो दृश्य है बहुत चार्मिंग है। Last week's sharp hike in the wholesale price of beef is a strong indication for higher meat costs to come। ये देखो, अब अच्छा कॉस्ट की एक खास बात क्या होती है आप ऐसे समझिए। कॉस्ट वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। जब ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तो आप इसको एस या ईएस लगा के उसका सिंगुलर वर्जन बनाते हो अगर वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर ये नाउन की तरह इस्तेमाल हो, किस तरह इस्तेमाल हो, नाउन की तरह इस्तेमाल हो, तो इसका प्लूरल नहीं बनाते हो। यहाँ पे ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम, ये प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन है टू, और कम लिखा हुआ है, ये आपका 2 प्लस कम, ये वर्ब इधर आया है। फॉर हायर मीट कॉस्ट, प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये अगर मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा इसके ऑब्जेक्ट यूनिट है। यहाँ पे जो जरूरत है वो है नाउन की जरूरत, और अगर नाउन की जरूरत है तो कॉस्ट इस्तेमाल होगा, कॉस्ट इस्तेमाल नहीं होगा। तो आपको सेंटेंस के अंदर नाउन और वर्ब का फर्क पता होना चाहिए। अभी हम नाउन पढ़ रहे हैं शुरुआती दौर पे, तो हम फोकस है की पॉइंटर पे। जैसे जैसे आप लेक्चर में गो थ्रू करोगे, आगे नाउन प्रोनाउन एग्जेक्टिव वर्ब सब पढ़ लोगे, तो धीरे धीरे एक एक स्टेप और एक एक एलिमेंट छांटना भी मैं सिखाऊंगा, और उससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये नाउन है वर्ब नहीं है। मैं अभी नहीं चाहता हूं कि आपको कोई चीज मैं ऐसी बताऊं जो आगे से रिलेटेड हो और वो आपके सर के ऊपर से क्रॉस कर जाए। अभी हमारा फोकस ये है कि आपको ये की पॉइंटर्स दिखाई दे सेंटेंस के अंतर्गत, और जो कोर चीज है, जो कोर एलिमेंट है, जो अभी याद रखना है वो कि अगर आपको कोई चीज ये पता चल जाए ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ जो है एस या ईएस नहीं लगाओगे, और उनके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर इस्तेमाल करोगे। अगला है माई पाठशाला ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। माई पाठशाला ने ऑर्डर किया कुछ नए इक्विपमेंट्स। अब यहाँ पे देखिए एस लग के आया है, अगर आपको बात पता नहीं होगी, अनकाउंटेबल है, तो आप गलती कर दोगे। फिर उसके बाद बात करें, द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 इंफॉर्मेशंस दैट कैन हेल्प देम सॉल्व द ट्रिपल मर्डर केस। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपके पास पुलिस आ गया, तुरंत वर्ब देखना है। तो पुलिस के साथ एस नहीं लगा है, वर्ब देखो यहाँ पे हैव लगा हुआ है, सेंटेंस करेक्ट है। आगे जैसे आते हो यहाँ पे देखो एक कीवर्ड मिलता है जिसमें इंफॉर्मेशन मिलता है, और इंफॉर्मेशन के साथ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एस। ये गलत है क्योंकि इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है। इंफॉर्मेशन की तरह इस्तेमाल होता है, इंफॉर्मेशंस की तरह इस्तेमाल नहीं होता है। अब इसके बाद क्या होता है कि कई बार इन अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर और प्लूरल सेंस देना पड़ता है, और सिंगुलर और प्लूरल सेंस देने के लिए आप इनके पहले कुछ शब्द जोड़ सकते हो, कुछ फ्रेजेस जोड़ सकते हो। जैसे ए पीस ऑफ, ऑल पीसेस ऑफ। ए पीस ऑफ इस्तेमाल कर सकते हो इनके पहले अगर आपको एक का सेंस देना है। ऑल पीसेस आप इस्तेमाल कर सकते हो जब ग्रेटर देन 1 का सेंस देना है, ग्रेटर देन 1 का सेंस देना है। मेनी काइंड्स आप इस्तेमाल कर सकते हो अब जब ग्रेटर देन 1 का सेंस देना हो। स्लाइस ऑफ इस्तेमाल कर सकते हो जब टुकड़े की बात करना हो, बेसिकली एक स्लाइस मतलब एक टुकड़ा। सम आइटम्स ऑफ स्ट्रैंड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज गिवन टू हिम। यहां पे इंफॉर्मेशन के लिए एक इंफॉर्मेशन की चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए कुछ शब्द इसके पहले हम जोड़ रहे हैं। मेनी काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट आर अवेलेबल इन दिस लेबोरेटरी।
अलग अलग वैरायटी के इक्विपमेंट अवेलेबल है इस लेबोरेटरी में। तो अगर हमें नंबर बताना है तो हमने एक शब्द जोड़ दिया मेनी काइंड्स ऑफ। अब ध्यान से देखिएगा, अवगत एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड्स। अब हमें 2 स्लाइस की जरूरत पड़ी तो हमने क्या काम किया, ब्रेड के 2 स्लाइसेस हैं तो हमने 2 स्लाइसेस जो है इसके साथ ऐड कर दिया। सी वॉन्ट्स ए फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। अब यहां पे हमने फ्यू आर्टिकल ऐड करके हमने इसका प्लूरल सेंस देने की कोशिश की। वी हैव फाउंड ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर। अब मान लो हमें सिर्फ एक बाल की बात करनी है तो इसके आगे हमने ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर का चर्चा कर दिया। तो खास करके स्ट्रैंड तब इस्तेमाल करते हैं, इसको हेयर के सेंस में इस्तेमाल करते हैं जब आपको 1 स्ट्रैंड 2 स्ट्रैंड 3 स्ट्रैंड की बात करनी हो, मतलब 1 2 3 अगर गिनती की बात करनी हो तो आप इन सारे अनकाउंटेबल नाउन के पहले कुछ शब्द लगाते हो, कुछ फ्रेज लगाते हो, और ये शब्द और फ्रेज हैं ए पीस ऑफ, ऑल पीसेज ऑफ, मेनी काइंड्स ऑफ, स्लाइस ऑफ, सम आइटम्स ऑफ, स्ट्रैंड्स ऑफ। आइडली जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इस वाले सेक्शन से नहीं आता है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इसके प्रायर सेक्शन से आता है। जो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे वो ये है कि इसके साथ में एस या ईएस लग के आता है, वर्ब इनके साथ प्लूरल लगा दिया जाता है। तो 2 कोर बातें आपको याद रखनी है। एक कोर बात ये है एस या ईएस इनके साथ ऐड नहीं करोगे, और दूसरी बात यह है जो वर्ब है वो सिंगुलर इस्तेमाल करोगे, अच्छा, मैं कुछ बात है जो समराइज कर देता हूं। बात क्या समराइज करनी है, अगर आप ध्यान से देखोगे शुरुआती स्ट्रक्चर को तो हम सिर्फ कॉमन नाउन के सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करते हैं। उसके अलावा हम पूरे नाउन में किसी भी कैटेगरी का एस या ईएस लगा के कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो आपको ये पहचानना बहुत जरूरी है कि कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कलेक्टिव नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा मटेरियल नाउन है, कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जो नाउन का चैप्टर पढ़ते वक्त चैलेंज आता है वो ये चैलेंज आता है कि आपको ओवर द टाइम ऑफ पीरियड बहुत सारे शब्दों का कलेक्शन रखना पड़ता है, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, और उनसे रिलेटेड रूल्स क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। तो जब शब्द आपको आपकी डिक्शनरी में याद होंगे, कई बार आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद ही वो सारा का सारा आपके दिमाग में आएगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं, आप अगर पूरा का पूरा लेक्चर देखते हुए आ रहे हो तो आपने देखा होगा कि प्रॉपर नाउन के अंदर बहुत सारे जो है कलेक्शंस है जिनको हमको मेमोराइज करना पड़ रहा है। कॉमन नाउन के अंदर बहुत सारे जो है कलेक्शन है मेमोराइज करना पड़ रहा है। कलेक्टिव नाउन के अंदर बहुत सारा कलेक्शन है मेमोराइज करना पड़ रहा है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर बहुत सारा कलेक्शन है मेमोराइज करना पड़ रहा है। तो मेमोराइज तो करना पड़ेगा, बट अगर सीक्वेंस से पढ़ते हुए आओगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ याद हो जाएगा। और अगर आप इसको रिपीट नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो थोड़े समय के बाद ये शब्द आपके दिमाग से निकल जाएंगे। तो आपको थोड़े थोड़े समय के बाद बार बार रिवीजन करना होता है ताकि ये सारे के सारे शब्द आपके दिमाग में बने रहे। तो जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस करते हो, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की याद रखते हो, तो जो कोर चीज़ें हैं जो बार बार क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस करने में आती हैं, वो आप जब एग्जाम में बैठते हो तो आपको याद हो जाता है और आप क्वेश्चन करेक्ट करके चले आते हो। आइडियली इसमें 15 से 20% जो शब्द है ना वो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, सिर्फ 15-20 शब्द, इससे ज़्यादा नहीं। पूरे नाउन के चैप्टर से जितना याद कर रहे हो उसमें 15 से 20% जो हमने पढ़ा है, जितने सारे शब्द, उसमें से 15 से 20% तक शब्द आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इतना इसलिए आपको पढ़ाया जाता है कि आप एरिया थोड़ा बड़ा कवर रखो। जब आप नाउन का चैप्टर पढ़ रहे होगे, आपको सब कुछ आ रहा होगा, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर और एरिया और शब्द बता दो। नहीं, ओवरऑल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यही सारे शब्द जो अभी आपको पढ़ाया गया है यही आपको याद नहीं रह जाता है। अगर इतना सिर्फ आपको याद रह जाए ना तो आप ना सब कुछ मतलब 100% स्कोर करके आओगे। इवन तो जो पढ़ाने वाले मास्टर है, जैसे मैं या फिर कोई और टीचर से आप पढ़ रहे हो, तो होता क्या है कि ये सारे के सारे शब्द टीचरों को भी आपको पढ़ाते आते वक्त पहले से पढ़ के आना पड़ता है, क्योंकि सारे शब्द उनके भी दिमाग में नहीं रहते हैं। तो आपके दिमाग में इसको रखे रहने के लिए बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो जब मास्टर भी आपको पढ़ाता है उसको 6-7-8 दिन तक याद रहता है, फिर वो आपको पढ़ाने से पहले एक बार देख के आता है। उसको सिर्फ ये पता रहता है कि सीक्वेंस किस सीक्वेंस में आपको पढ़ा के आप तक पहुंचाना है। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत रिवीजन पे फोकस करना है, क्योंकि जो शब्दों के भंडार है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब इसके बाद ना हम अगले रूल की तरफ थोड़ा जंप करते हैं। मैं कुछ और सिखाने की कोशिश करता हूं। देखो, नाउन और प्रीपोजिशन को मिला के क्या किया जाता है, एक यूनिट बनाई जाती है। नाउन और प्रीपोजिशन को मिला के एक यूनिट बनाई जाती है, और वो टोटल यूनिट आपका सब्जेक्ट की तरह काम करता है, और सब्जेक्ट का बिहेवियर फिर मॉनिटर करना पड़ता है। जैसे एक स्ट्रक्चर आपको
देखने को मिलेगा कि एक आपने कोई नाउन लिया, ठीक है, उसके बाद आपने लिया प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन से क्या काम किया, प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद क्या काम करता है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है। मान लो एक स्ट्रक्चर आया कि इसमें सिर्फ एक वर्ड है, इसके पहले भी नाउन है, इसके बाद भी नाउन है, और बीच में प्रीपोजिशन है। और ध्यान रखना है कि ये जो दोनों नाउन है, ये वाला जो नाउन है और ये वाला जो नाउन है, अगर ये सेम हुआ, क्या हुआ, बात को समझिएगा, अगर ये सेम हुआ तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, इसमें कुछ बातें आपको खास करके ध्यान रखनी होती है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी होती है कि ये जो नाउन है, ये नाउन दो के दोनों, ये नाउन ये वाला भी और ये वाला नाउन भी, दोनों जो होना चाहिए वो सिंगुलर स्ट्रक्चर में होना चाहिए, प्लूरल स्ट्रक्चर में नहीं होना चाहिए। और ये जो यूनिट है, ये यूनिट अगर आपकी एज ए सब्जेक्ट काम कर रही है तो एज ए सब्जेक्ट ये हमेशा पूरी की पूरी यूनिट सिंगुलर सेंस में काम करती है। कैसा काम करती है, सिंगुलर सेंस में काम करती है। तो इनके साथ जो वर्ब का इस्तेमाल करते हो, वर्ब हमेशा आपका सिंगुलर होना चाहिए। अब एग्जामिनेशन में कैसे इसमें आपको एरर दिया जाता है, वो भी बात आप समझ लो। इसमें जो एरर दिया जाता है वो इनमें से किसी नाउन के साथ में क्या होगा, वो आपको अंत में एस या ईएस ऐड कर देगा। ये एक तो बहुत कॉमन गलती है जो आपके एग्जामिनेशन में बना के क्वेश्चन दिया जाता है। दूसरा जो है, इस यूनिट के साथ जो वर्ब है वो प्लूरल दे दिया जाएगा। जैसे रॉ अपन रॉ, ध्यान से देखना, ये लिखा है रॉ अपन रॉ, ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन है, ये नाउन है, और दोनों नाउन सेम है। अगर मैं अगला एग्जाम्पल अगर डिस्कस करूं, अगला एग्जाम्पल है, ये है आपका प्रीपोजिशन, ये है टाउन, ये है टाउन, ये है नाउन, ये है नाउन, और दोनों क्या है, दोनों नाउन जो है सेम है। डोर टू डोर हमने लिखा, ये डोर लिखा, ये डोर लिखा, दोनों नाउन सेम है और प्रीपोजिशन से कनेक्टेड है। सिप आफ्टर सिप, ध्यान से देखिए, ये नाउन और ये नाउन दोनों क्या है, सेम है, और ये प्रीपोजिशन से कनेक्टेड है। आइडियली एग्जाम में क्या होगा, आपको इसके साथ एस देगा, इसके साथ एस दे देगा, डोर्स टू डोर्स लिख के आएगा, टाउन्स आफ्टर टाउन्स लिख के आएगा, रोज अपॉन रोज लिख के आएगा। जैसे टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेटेड, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, अगर टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर डिवास्टेटेड लिख के भेज दूं तो कैसा सेंटेंस होगा, सेंटेंस पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। सी सेल्स कॉस्मेटिक्स डोर टू डोर, डोर्स टू डोर नहीं होता है, डोर टू डोर होता है। जैसे एक सिप्स आफ्टर सिप्स इज अराइविंग लिखा हुआ है, तो यहां पे गलती क्या दिया है, यहां पे आपका एस जोड़ रखा है, यहां पे एस जोड़ रखा है, ये गलत होता है, सिप आफ्टर सिप होना चाहिए। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था जिसमें लिखा हुआ था पेजेस आफ्टर पेजेस, पेजेस आफ्टर पेजेस। अब जैसे ही पेजेस आफ्टर पेजेस आए, अगर ये रूल आपको पता है तो आप क्या काम करोगे, आप प्रीपोजिशन देखोगे, ये नाउन देखोगे, ये नाउन देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि सर यहाँ पे एक बात बहुत गलत हुई है, ये जो एस लगाया गया, ये एस लगाया गया, ये गलत है। पेज आफ्टर पेज होता है, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होता है, पेज आफ्टर पेज होता है। तो ये बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा रूल है और याद भी रह जाता है। और इस यूनिट के साथ ध्यान रखिएगा, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इस यूनिट के साथ आर्टिकल का यूज केस नहीं किया जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, और ये बहुत आसान सा है। आई थिंक एक बार आपने वीडियो देख लिया और इसको ध्यान से भी पढ़ लिया ना, तो दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये जो है ना क्वेश्चन में बहुत आसानी से दिखाई दे जाती है, क्योंकि जैसे हमने डोर टू डोर बोला तो ये रिपीटेशन होता है, एक रिदम बन जाता है, तो आपको याद रह जाता है कि डोर्स टू डोर्स नहीं लिखोगे, सिप्स आफ्टर सिप्स नहीं लिखोगे, आप सिप आफ्टर सिप लिखोगे। तो बहुत छोटा सा रूल है। आई थिंक ये बात आपको, ये मैसेज क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज और है जो अगले रूल के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक हमने कॉमन जेंडर पढ़ाया था, इस कॉमन जेंडर का इस चैप्टर से ज़्यादा अगले चैप्टर से लेना देना है। कॉमन जेंडर नाउन का होता क्या है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं। तो मेल हमेशा हमारा डोमिनेटिंग होता है। मेल क्या होता है, मेल हमेशा हमारा डोमिनेटिंग होता है। तो अगला चैप्टर जो पढ़ोगे उस चैप्टर का नाम है प्रोनाउन। और जो प्रोनाउन है, इसकी खास बात क्या है, ये नाउन को हटा के, ये नाउन को रिप्लेस करके लगाया जाता है। नाउन को जब हम बार बार इस्तेमाल करते हैं तो वो बड़ा सुनने में बुरा लगता है, तो इसीलिए प्रोनाउन बनाया गया कि एक बार हम नाउन इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम क्या काम करेंगे, दोबारा सेम नाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी जगह हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। तो जब नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस करना होता है, और इस नाउन के अंदर जब आपका कॉमन जेंडर आता है, जब इसके अंदर कॉमन जेंडर आता है, तो सवाल ये बनता है कि जो आपका प्रोनाउन बनाया जाता है, मेल के लिए अलग बनाया जाता है, फीमेल के लिए अलग बनाया जाता है। और अगर कॉमन जेंडर है तो कॉमन जेंडर में मेल फीमेल दोनों आते हैं, तो प्रोनाउन मेल वाला लगाएंगे या फीमेल वाला लगाएंगे, या उसके लिए कुछ अलग बनाया गया। तो प्रोनाउन मेल के लिए फीमेल के लिए अलग अलग बनाया गया, पर कॉमन के लिए अलग अलग नहीं बनाया गया।
उसमें यह कंसिडर कर लिया गया, क्योंकि पुराने लोग होते थे पुरुष प्रधान देश, पुरुष प्रधान हमारी प्रजाति ही है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं नहीं, कॉमन वाले में मैन भैया प्रधान रहेगा। आपने हर जगह देखा मैन प्रधान रहता है, तो इसके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है वो मेल प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है, मेल प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। आगे चल के पढ़ोगे तो पर्सनल प्रोनाउन की एक कैटेगरी आती है जो मैं प्रोनाउन चैप्टर में डिटेल समझाऊंगा। तो कॉमन जेंडर के लिए अगर आपको इस्तेमाल करना हो तो सब्जेक्ट की जगह आप ही इस्तेमाल करते हो और ऑब्जेक्ट की जगह आप हिम इस्तेमाल करते हो सिंगुलर सेंस में। अगर प्लूरल सेंस में इस्तेमाल करना हो तो सब्जेक्ट की जगह दे इस्तेमाल करोगे और ऑब्जेक्ट की जगह जो है देम इस्तेमाल करोगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, ए डॉक्टर मस्ट डू हिज ड्यूटी सिंसियरली। अब यहां पे हम डॉक्टर की बात कर रहे हैं, या कॉमन जेंडर है, इसमें मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए जब हम प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हिज इस्तेमाल कर रहे हैं। फीमेल जो प्रोनाउन होता है वो प्रोनाउन हर होता है, सिंगुलर केस में हम हर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हर का यूज केस गलत होता है, हमेशा हिज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पेरेंट्स शुड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देयर चिल्ड्रन, विद देयर चिल्ड्रन। देयर जो है वो पॉजिटिव केस है, वो हिज और हर का नहीं है, और ये प्लूरल केस है, तो दे का देयर इस्तेमाल करते हो, ये पॉजिटिव केस है। अभी इस में जब नाउन में आगे हम कंटिन्यू करेंगे तो ये वाला केस अभी हम पढ़ने वाले हैं, पॉजिटिव जो केस है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो ही, हिम और हिज इसका पॉजिटिव केस होता है। अभी आगे चल के क्लियर हो जाएगा, जिसको अगर थोड़ा बाउंस हो रहा हो तो थोड़ा सा धीरे धीरे रखिएगा, ये केस अभी प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ते हो कि पूरा क्लियर हो जाएगा। पेरेंट्स शुड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देयर चिल्ड्रन। ही इज नॉट ए लीडर बट ए फॉलोअर, वो लीडर नहीं है, फॉलोअर है। अब लीडर क्या है आपका, ये आपका कॉमन जेंडर है, तो कॉमन जेंडर के लिए आप ही इस्तेमाल कर रहे हो। पेरेंट्स आपका कॉमन जेंडर होता है और उस केस में आप देयर का इस्तेमाल कर रहे हो प्लूरल सेंस में। देखो प्लूरल सेंस में तो डाउट नहीं होता है, प्लूरल सेंस में दे है तो दे ही इस्तेमाल होता है। प्रोनाउन में पढ़ोगे तो ही और सी का प्लूरल जो है दे ही बनता है, तो प्लूरल वाले में दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर सिंगुलर होता है ना तो डाउट होता है कि ही इस्तेमाल करें या सी इस्तेमाल करें, हिम इस्तेमाल करें या हर इस्तेमाल करें, ठीक है, और हम हिज इस्तेमाल करें या हर्ष इस्तेमाल करें। ये सिंगुलर सेंस में डाउट होता है, प्लूरल सेंस में डाउट नहीं होता। तो आई होप कि ये बात अभी आप ध्यान रखोगे, प्रोनाउन में चल के डिटेल अभी जब इसे पढ़ोगे तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। अब अगले रूल के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कुछ चीज़ें मजाक मजाक में हम बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं और हमें लगता है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन ग्रामेटिकली वो करेक्ट नहीं होता है। तो एग्जामिनेशन पे इस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, क्योंकि रोज आदमी यही बात सुन रहा है, यही बात सुन रहा है, तो एग्जामिनेशन में जब सेंटेंस में डाला जाएगा तो उसको पता ही नहीं होगा। तो एक होता है कोलोक्वल इंग्लिश, कोलोक्वल इंग्लिश का मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा, और एक होता है करेक्ट इंग्लिश। तो हम इस रूल के अंतर्गत वो सारे के सारे शब्दों से होकर गुजरेंगे जो आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होता है पर ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता है। जैसे मैं बात करूं कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, आपने बोला मेरे कजिन भाई बहन है, बोला है ना आपने, लेकिन जब आप कजिन बोलते हो ना तो इसमें भाई बहन दोनों आते हैं। कजिन के अंदर भाई और बहन दोनों आते हैं, तो कजिन के साथ ब्रदर और सिस्टर का यूज केस गलत होता है। जो करेक्ट ग्रामेटिकल वर्ड है वो है कजिन, ये सिस्टर और ब्रदर दोनों आता है। तो सेंटेंस के अंदर अगर कहीं कजिन और ब्रदर देखने को मिले तो समझ जाइएगा सेंटेंस गलत है। तुरंत ही आपको सिस्टर और ब्रदर दोनों रिमूव करना होता है, कजिन कजिन होता है, ब्रदर सिस्टर दोनों होता है। अगर हम पिक पॉकेटर की बात करें, पिक पॉकेटर वो होते हैं ना जैसे जेब कतरे जिनको बोलते हैं हिंदी में, तो करेक्ट जो वर्ड होता है वो पिक पॉकेट होता है, पिक पॉकेटर नहीं होता है। जबकि अगर हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें, रिदम की बात करें, तो पिक पॉकेटर हमको लगता है यार ये सही शब्द यूज होना चाहिए, पर पिक पॉकेट इज द राइट वर्जन। गुड नेम हम बोलते नहीं, आपका शुभ नाम क्या है, आपका गुड नेम क्या है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं आपका शुभ नाम क्या है, अंग्रेजी में बना दिया गया व्हाट इज योर गुड नेम। तो गुड नेम बोलना गलत होता है, व्हाट इज योर नेम ये सही जो है अंग्रेजी है। तो नेम लिखते हैं, गुड नेम नहीं। हमने बोलते ना बड़ा सा ब्लंडर कर दिया, बिग ब्लंडर कर दिया, तो ब्लंडर अपने आप में बड़ा मिस्टेक होता है। तो बिग मिस्टेक लिखते हैं या फिर ब्लंडर लिखते हैं। तो बिग के साथ मिस्टेक इस्तेमाल करना सही है, ब्लंडर इस्तेमाल करना गलत बात होती है। या तो आप ब्लंडर इस्तेमाल करते हो या तो बिग मिस्टेक इस्तेमाल करते हो। इसी तरीके से हम फाइनल कंक्लूजन बोलते हैं। कंक्लूजन हमेशा अंत होता है, एक बार अंत हो गया तो अंत हो गया, अंत के बाद कुछ नहीं आता है। तो कंक्लूजन के साथ फाइनल जो होता है वो सुपरफ्लुअस है। कंक्लूजन हमेशा कंक्लूजन रहना चाहिए, फाइनल इसके साथ लगाना गलत होता है। आगे चल के पढ़ोगे इसको सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस की कैटेगरी में जाता है। कंक्लूजन हमेशा कंक्लूजन रखा जाता है। इसके बाद एक आता है स्ट्रॉन्ग ब्रीज। ब्रीज हमेशा जो है माइल्ड एंड जेंटल होती है, माइल्ड एंड जेंटल होती है। ये होती समुद्र के किनारे ठंडी ठंडी हवा, उसको ब्रीज बोलते हैं। ये कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, हमेशा माइल्ड और जेंटल होती है। स्ट्रॉन्ग विंड होती है। स्ट्रॉन्ग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग विंड होती है। ब्रीज हमेशा माइल्ड और जेंटल होती है। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल करना हो तो विंड के साथ इस्तेमाल करोगे, ब्रीज के साथ माइल्ड एंड जेंटल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो। हम कहते हैं ना बैड ड्रीम देखा,
एक्चुअली जो ड्रीम होती है वो ड्रीम होती है, वो बैड ड्रीम नहीं होती। बैड ड्रीम हमारी जो है आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। जो करेक्ट वर्ड है वो है आपका नाइटमेयर। नाइटमेयर इज द राइट ऑप्शन। हम कई बार बोलते नहीं आप बहुत प्राउडी हो यार, बहुत प्राउडी हो। प्राउडी आम बोलचाल की भाषा में हम इस्तेमाल करते हैं, पर प्राउडी जैसा कोई शब्द नहीं होता है। प्राउड करेक्ट वर्ड है। हम बोलते हैं ना अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से। ये भी क्या है, आम बोलचाल की भाषा में यूज होने वाला फ्रेज है, जो कि करेक्ट फ्रेज है, इन माई ओपिनियन। हम बोलते हैं एंग्री मॉब। मॉब ना एंग्री होती है, जो गुस्साई हुई भीड़ होती है। मॉब होता है एंग्री क्राउड। मॉब होता है एंग्री क्राउड, एंग्री क्राउड। ये मॉब इक्वल टू ऐसे होता है, मॉब इक्वल टू एंग्री क्राउड। अगर आप एंग्री मॉब लिख दोगे तो इसका मतलब हो गया एंग्री क्राउड, तो ये सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो आम बोल चाल की भाषा में हम बोलते हैं, लेकिन जो सही होता है वो होता है या तो एंग्री क्राउड लिखो या तो मॉब लिखो। तो करेक्ट वर्जन होता है या तो मॉब होता है या तो एंग्री क्राउड होता है। ये आम बोलचाल की भाषा में यूज होने वाले शब्द हैं और ये एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में डाले जाते हैं। तो अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो गलती करोगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज के बाद इन शब्दों को आप अच्छे से पहचानते रहोगे। एग्जाम्पल्स में इन शब्दों को देखते हैं। आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स। आप बोलते हो, आपको लगता है बिल्कुल ठीक है, और कजिन बोल दिया आपने, बस बात वहीं खत्म हो गई, ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। सिस्टर्स नहीं लगाना होता है। स्ट्रॉन्ग ब्रीज हमने लिखा है, ब्रीज हमेशा माइल्ड एंड जेंटल होता है। यहाँ पे जो आपको लगाना है वो विंड लगाना है। स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू हिज कैप ऑफ, जो तेज हवा थी उसने कैप उड़ा दिया। इट इज ए बिग ब्लंडर। इट इज ए ब्लंडर बोल सकते हो या इट इज ए बिग मिस्टेक बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ब्लंडर के साथ आप बिग का इस्तेमाल नहीं करते हो, सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है। द एंग्री मॉब, द एंग्री मॉब नहीं, या तो एंग्री हटाओ या तो क्राउड हटाओ, या तो मतलब आप मॉब हटाओ, सीयर क्राउड लिखो। तो या तो ये करेक्ट वर्जन होता है या तो एंग्री हटा के आपको मॉब का इस्तेमाल करना होता है। द कमिटी कुड नॉट कम टू ए फाइनल कंक्लूजन। अगर कंक्लूजन की बात कर रहे होते हैं तो ये हमेशा अपने आप में ही फाइनल है, तो इसके साथ जो फाइनल का यूज केस होता है वो गलत होता है। तो इन एग्जाम्पल्स को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और इन शब्दों के कलेक्शन को भी आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये कोलोक्वियल इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं, आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होते हैं, पर ग्रामेटिकली ये करेक्ट बिल्कुल नहीं होते हैं। इसके बाद मैं बात करूं यार, देखो इसके अलावा एक ऐसी कैटेगरी है नाउन में कि दो ऐसे शब्द होते हैं जिनके बीच में आपस में बहुत कंफ्यूजन होता है। उन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस समझना है। जैसे पहला एग्जांपल है फ्लोर और ग्राउंड। फ्लोर और ग्राउंड में क्या फर्क होता है? फ्लोर भी हमको लगता है फर्श और ग्राउंड भी लगता है फर्श। अगर हम कमरे के अंदर के फर्श की बात करते हैं तब हम फ्लोर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम कमरे से बाहर, बिल्डिंग से बाहर निकल जाएं और बाहर बात करें तो बाहर ग्राउंड होता है, बाहर फ्लोर नहीं होता है, कमरे के अंदर फ्लोर होता है। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, अगर मैं किचन में बात कर रहा हूं, आई ड्रॉप्ड ए ग्लास ऑन द फ्लोर, हमने ग्लास ड्रॉप किया फ्लोर पे। अगर मैं बेडरूम में हूं, प्लीज पिक अप ऑल योर डर्टी क्लॉथ्स फ्रॉम द फ्लोर, सारे के सारे कपड़े फ्लोर से उठा लो। लेकिन अगर मैं पार्किंग लॉट में हूं, आई फाउंड $20 ऑन द ग्राउंड, मैंने जमीन पे पाया। यहां पर ग्राउंड इसलिए इस्तेमाल किया, अब ये बिल्डिंग से बाहर की बात हो रही है। एट ए पार्क, पार्क में ही बात कर रहे हैं। आई एम थ्रोइंग ब्रेड ऑन द ग्राउंड फॉर द बर्ड्स, मैं ग्राउंड में ब्रेड फेंक रहा हूं ताकि बर्ड्स जो है उसे खा सके। तो अगर हम बाहर बात करेंगे तो क्या होगा? हम बाहर बात करेंगे तो ग्राउंड, अंदर बात करेंगे तो फ्लोर। When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground. ये आपके एग्जाम में सेंटेंस आया है। अब आप ध्यान से देखोगे कि अगर आप बेडरूम में हो तो ग्राउंड का यूज केस सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सही नहीं है। तो सही यूज केस क्या होगा? सही यूज केस होगा फ्लोर। अगर इसके बाद मैं बात करूं अगले कैटेगरी की, स्किल वर्सेस टैलेंट, ये अगली कैटेगरी क्या, अगला जो है वर्ड के बीच में आपको डिफरेंस समझना है, स्किल और टैलेंट। देखो स्किल और टैलेंट यार, देखो एक ही बात होती है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, पर इनमें फ़र्क क्या होता है? एक वो चीज़ होती है जो आपके पास नेचुरली होती है, और दूसरी वो चीज़ है जो आप मेहनत और प्रैक्टिस के साथ आप बिल्ड करते हो। जो टैलेंट होती है वो पैदाइशी होती है, स्किल होती है जो प्रैक्टिस से सीखते हो। तो आपको सेंटेंस के अंदर ये देखना होता है कि चर्चा प्रैक्टिस से सीखे हुए स्किल की हो रही है या भगवान के दिए हुए टैलेंट की हो रही है। तो भगवान का दिया हुआ टैलेंट होता है और हम मेहनत करके स्किल डेवलप करते हैं। स्किल डेवलप किया जाता है, भगवान टैलेंट दे के भेजता है। अब सेंटेंस देखिए, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। ड्राइवर ने दिखाया ग्रेट टैलेंट डैमेज कार को कंट्रोल में करने
को उसने टैलेंट दिखाया। देखो जो अगर मैं बात करूं कार ड्राइव करना, कार बनाना, कार रिपेयर करना, ये सारी इसकी सारी चीज़ें आप यहीं आते हो और वो स्किल डेवलप करते हो, वो ऊपर वाला पैदा करके नहीं भेजता है। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल है टैलेंट का, ये बिल्कुल गलत है। इसका जो यूज केस होना चाहिए वो होना चाहिए स्किल का। किसका? स्किल का। हर स्किल फॉर म्यूजिक सोड एट एन अर्ली स्टेज। अगर मैं बात करूं अर्ली स्टेज पे उसका जो म्यूजिक का टैलेंट है वो दिख गया, तो भाई देखो अगर आप अर्ली स्टेज में हो तो अगर आपका कोई अगर सेटअप टैलेंट दिखाई दे रहा है तो यार भाई वो इनबॉर्न होता है ना, वो भगवान का दिया होता है। तो यहाँ पे स्किल का इस्तेमाल करना बिल्कुल सही नहीं है। जो होगा यूज प्रॉपर वो यहाँ पे टैलेंट यूज होगा। तो दोनों सेंटेंस के बीच में डिफरेंस देख रहे हो। कार को रिपेयर करना मतलब स्किल वाला पार्ट है, लेकिन अगर म्यूजिक आपको पैदाइशी म्यूजिक के प्रति रुचि है, म्यूजिक में आप अच्छे हो, तो वो ऊपर का दिया हुआ है, तो वो आपका टैलेंट है। अगर मैं बात करूं अगला जो पेयर आता है वो आता है असेंट वर्सेस असेंट। अब एक होता है सहमति और एक होता है चढ़ाई। जो असेंट होता है जिसमें स्पेलिंग में एस और सी आता है, एस और सी आता है, वो होता है चढ़ाई। ये होता है आपकी चढ़ाई। असेंट का मतलब होता है चढ़ाई, ऊपर जब आप क्लाइंब करते हो तो चढ़ाई या फिर क्लाइंब करना, क्लाइंब करना। अगर मैं बात करूं ये जो असेंट होता है इसकी मतलब होती है सहमति। क्या होती है? सहमति। अगर कोई बात कह रहा हो, कोई पूछ रहा हो, आपको सहमति और सहमति जताना। अब एग्जाम्पल में इन दो शब्दों के बीच का डिफरेंस समझिएगा। द डायरेक्टर हैज गिवन हर असेंट टू द प्रपोजल्स। डायरेक्टर ने अपनी सहमति दी। अब इस असेंट की जगह अगर आपके एग्जाम में अगर ये आ जाए तो रिदम और प्रोनाउंसिएशन तो सेम है ना, तो गलती कर बैठोगे। ध्यान रखना जब सहमति का चर्चा हो तो असेंट की स्पेलिंग ASSENT होता है। सी मेड हर फर्स्ट सक्सेसफुल असेंट ऑफ एवरेस्ट लास्ट ईयर। उसने पहला जो है सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया है एवरेस्ट पे चढ़ने का। अब ये चढ़ने के सेंस में इस्तेमाल है, क्लाइंब करने के सेंस में इस्तेमाल है। तो आपको ध्यान रखना होगा इस असेंट का मतलब होता है ASSENT का मतलब सहमति और ASCENT का मतलब होता है क्लाइंब करना। अब अगला जो शब्द आता है इनवी और जीलेसी। ये बहुत क्लोज शब्द है जिसके अंदर मतलब इतना डाउट होता है, इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो यार, बहुत डाउट होता है। इनवी और जीलेसी के बीच का मैं फर्क आपको बताना चाहूंगा। यहां पे एक एग्जांपल लूंगा। ये देखो एक लड़का है, एग्जांपल ध्यान से समझिएगा। एक बॉय ए है, ये बॉय बी है, और यहां पे एक चमकती धमकती मैं लड़की बनाए दे रहा हूं। सुंदर सी लड़की दिख रही है ना। अब देखो इन दोनों के बीच में एक विवाद हुआ कि भैया ये लड़की हमको चाहिए, हमको पटानी है। ये बोल रहे हम पटाएंगे, ये बोल रहे हम पटाएंगे। अब दोनों लग गए इसको पटाने के चक्कर में। बॉय बोलेगा हम पटाएंगे, बॉय बोलेगा हम पटाएंगे। अब हम एक कंसिडर कर लेते हैं, एक सिचुएशन कंसिडर कर लेते हैं कि चलो बॉय बी ने पटा लिया, बॉय बी ने पटा लिया। बॉय बी ने क्या किया? बॉय बी ने पटा लिया इस खूबसूरत सी लड़की को। अब देखो इनमें से क्या होगा, इनमें से एक आदमी को इनवी होगा और दूसरे आदमी को जीलेसी होगा। इनवी किसको होगा? इनवी समझिएगा, इनवी इसको होगा, और जीलेसी किसको होगा? जीलेसी इसको होगा, जीलेसी इसको होगा। तो जीलेसी और इनवी में फर्क आपको समझ में आया। ये डायग्राम एक पूरा पिक्चर आपको बता रही है, आपका ब्रेन यूज करना है। जीलेसी उसको होता है, मान लो कोई चीज मेरे पास है और हमको डर लग रहा है कि हम इसको खो ना दे। तो बी के पास है, बी ने इसे हासिल कर लिया, इसको डर लग रहा है कि ये खो ना दे। अब ए के पास नहीं है, ए को एक जलन हो रही है, यार इसको कैसे मिल सकती, हमको क्यों नहीं मिली। तो ये इनवी फील करेगा और इसकी फटी पड़ी होगी। हमने पटा तो ली, लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चला कि लौंडे का सीजीएल निकल गया, लौंडे का एसबीआई पीओ निकल गया, लौंडा यूपीएससी में हो गया, कुल मिला जुला के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया। और अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया तो भाई छोरी तो इधर गई, क्योंकि बाप जो है छोरी का, वो बाप ऐसे बोलेगा, ए छोरी तू बी के लायक नहीं है, तू ए के लायक है, ये घूम के इधर आ जाएगी। जैसे घूम के इधर आ जाएगी, ये जो फीलिंग है बदल जाएगी। अब ये बंदा जीलेसी फील करने लगेगा और ये बंदा इनवी फील करने लगेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अगर हमारे पास है तो हमें जलन होगी जीलेसी वाली, अगर हमारे पास नहीं है तो हमें जलन होगी इनवी वाली। आई होप ये मैसेज
लाउड एंड क्लियर आपके पास पहुंच गया होगा। इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं दे नहीं सकता था और इससे अच्छा एग्जाम्पल आप समझ नहीं सकते हो। यू कैन फील इनवी अबाउट समथिंग यू डोंट हैव बट वॉन्ट। अंग्रेजी में, अंग्रेजी वाले बच्चे इसे समझ सके, वरना आप स्मार्ट बुक से रीड कीजिएगा। ये लाइन मैं आपको पढ़ाता नहीं हूं, मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं। आई एम फिल्ड विथ इनवी वेन यू स्पीक टू माई गर्लफ्रेंड। आई एम फिल्ड विथ इनवी वेन यू स्पीक टू माई गर्लफ्रेंड। मुझे इनवी फील होती है अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड से बात करते हो। क्या इनवी का इस्तेमाल करना सही है? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यार वो गर्लफ्रेंड मेरी है, मेरी तो फटेगी क्योंकि मुझे जलन होगा, लेकिन जीलेसी वाला जलन होगा। तो इनवी का यूज केस यहां पे सही नहीं है। इनवी जो है इस्तेमाल होना चाहिए इसके अपोजिट। आई एम फिल्ड विद जीलेसी व्हेन यू स्पीक टू माई गर्लफ्रेंड। आई एम फिल्ड विद जीलेसी ओवर योर न्यू हाउस। यार घर तुम्हारे पास है तो मैं इनवी फील करूंगा, मेरे पास होगा तो मैं जीलेसी फील करूंगा, मेरे पास नहीं होगा तो मैं इनवी फील करूंगा। तो यहां पे जो इस्तेमाल होगा वो इनवी इस्तेमाल होगा। तो आई होप कि ये आज के बाद आप नहीं बोलोगे कि कब आपको इनवी होता है, कब आपको जीलेसी होता है।